हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जेवी सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सारी की सारी एंशियंट एक तरफ और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तरफ। जी हाँ, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, तो इस टॉपिक को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अंदर जो जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, एक को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। इनको सबको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, CDS वगैरह हो, कोई भी हो, SSC के एग्जाम्स हो, सब लोग जो है इस टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है भाई, तो पहले ही बता दिया, इस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना, ज़्यादा टाइम देना, ताकि आपका भला हो जाए। अब देखिए, हम शुरुआत करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और मैंने आपको देखिए कि क्या पढ़ा दिया था पहले ही। स्टोन एज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। अब देखो कि जो नियोलिथिक और चारकोलिथिक है वो पैरेलली चले, फिर जो चारकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये दोनों पैरेलली चले। ठीक है भाई, और बाद में क्या होता है, चारकोलिथिक एक्सटिंग्विश होने के बाद कंप्लीटली जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा काल में देखने को मिलता है, या फिर कहीं की इंडस वैली देखने को मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं कि चार ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस की। देखो, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में जो पड़ रही थी वो कौन सी थी, हम एशिया की बात कर रहे हैं ना मेनली, तो वो जो है उसको बोलते हैं आप हड़प्पा काल या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप यहाँ पे देखिए इंडस वैली जो है कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी। ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे इंडस वैली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नीचे का भी एरिया कुछ आप मान लीजिएगा इसके अंदर, और इसके अलावा अगर प्रिसाइज बोलूँ तो कुछ इस तरीके का एरिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि एक सिविलाइजेशन पनप रही थी मेसोपोटामिया के अंदर। देखिए कि क्या होता है कि समय के साथ उस टाइम पे मैप कुछ ऐसे तो नहीं थे कि जैसे ये भारत हो गया तो भारत कोई ऐसा तो था नहीं, है ना, ईरान कोई ऐसा तो था नहीं। ये तो आज की डेट में है। समय के साथ राजा बदले, टेरिटरी बदली, लोग बदले, सब बदल गया, है ना, तो मैप भी बदले। तो वही वाला खेल है यहाँ पे कि ईरान जो है उसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, मेसोपोटामिया बोला जाता था, और वहीं पे साइड में इसके क्या पड़ता है, सुमेर। सुमेर को अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये क्या है, इराक है आज की डेट का। तो आप देखिए कि अब व्यापार होना है तो दो देशों के बीच में होगा। आज तो देखिए कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई खास ऐसा व्यापार रहता नहीं है। हमारा जो रहता है वो चाइना के साथ रहता है। तो जो चाइना के साथ जिस तरीके से अपना व्यापार पूरा चल रहा होता है, वैसे ही उस टाइम पे यहाँ पे चला करता था। यानी कि ये पूरा एक तरह से भारत का एरिया हो गया, और ये जो है पूरे का पूरा ईरान इराक का एरिया होगा। तो ये लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शिप किया करते थे, या फिर कहीं की भेजा करते थे, और यहाँ भारत से बहुत सारी चीज़ें लेके भी जाया करते थे। अब देखो कि आपको पता है कि यहाँ के लोग जो है इनको क्या है, मांस मच्छी चिकन ऐसी चीज़ों का सेवन करने का ज़्यादा शौक है। तो इनको क्या चाहिए, इनको मसाले चाहिए ना, बढ़िया बढ़िया है, स्वाद लगे, करारा लगे। तो वो मसाले इनके पास थे नहीं, खेती इनके पास कोई खास है नहीं। तो ये कहाँ पे देखते हैं, फिर भारत की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो है हर चीज की खेती हो रही है भाई। भारत एक अलग ही लेवल की जगह है ना। तो यहां से मसालों का व्यापार उधर जा रहा है, फिर यहां से कॉटन का व्यापार उधर जा रहा है ना, तो बहुत सारी रुई हम उगाया करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है सिस्टम चला करता था। अब देखो कि उस टाइम पे ये जो पूरे का पूरा मेसोपोटामिया और सुमेर के लोग हैं, ऐसा नहीं था कि पूरा लैंड रूट से ही जा रहे थे। इनके पास भी छोटे छोटे इनके जहाज हुआ करते थे। अब इसको आप उन जहाजों से मत कंपेयर कर लेना वास्को दी गामा वाले से, है ना। वास्को दी गामा उधर से ढूंढता ढूंढता यहाँ आया था, तो आप ये मत समझ लेना कि इनके पास भी कोई हाईटेक जहाज होंगे। एक नॉर्मल टाइप के जहाज थे जो ये अपने हिसाब से इन्होंने बना रखे थे। और ये देखिए, वैसे भी ये जो रूट है ये क्या करते थे, इस रूट से जाते थे। जैसे ये मेसोपोटामिया के लोग हैं तो ये यहाँ से क्या है, मान लीजिए कि लोथल का एक डॉकयार्ड हो गया, सुक्त केंद्र हो गया, है ना। तो ऐसे जो इस तरह पोर्ट सिटीज हैं वहां पे जाके अपना पूरा का पूरा सामान उतार देते थे जहाज से, और यहाँ से रॉ मटेरियल भर के वापस इधर चले जाते थे। तो कहने का मतलब है कि दुगना मुनाफा, है ना, कि यहाँ से भी कुछ भर के ले गए और यहाँ से भी भर के ले गए। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के इनका व्यापार भी समुद्री रास्ते से चला करता था। ऐसा नहीं था कि सारा का सारा जमीनी रास्ते से चल रहा था। तो इन लोगों को इतनी समझ भी थी उस टाइम पे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डॉकयार्ड बनाने का मतलब ही नहीं थे ना, पोर्ट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। बंदरगाह किस लिए बना रखे थे फिर, है ना, खेलने के लिए थोड़ी बना रखे थे कि बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं वहां पे। तो वो सब के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी सिविलाइजेशंस पनप रही थी, इजिप्ट के अंदर सिविलाइजेशंस अलग पनप रही थी, ग्रीस के अंदर अलग पनप रही थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम अलेक्जेंडर वगैरह की बात करते तो वो इसी तरफ से चलते 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 भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है भाई, तो इसी ये वही इधर जो आप पूरा का पूरा एरिया देखते हैं, ये वही अलेक्जेंडर वाला ही एरिया है, और लगभग उसने काफ़ी ज़्यादा फतेह कर लिया था इस तरफ आते आते। खैर, उसकी बातें हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। बट अब मुद्दे की बात आगे करते हैं कि चार बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन में से अगर मैं पहली सिविलाइजेशन देखूँ तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, जो कि हम ईरान आज की डेट में बोलते हैं, इसकी थी। और उस टाइम पे देखिए कि ईरान जो है ना, यहाँ की चकाचौंध अलग ही हुआ करती थी। यहाँ पे अलग ही ऐशो आराम चला करता था। जैसे आज आप दुबई को देखते हैं तो दुबई की चकाचौंध अलग ही लेवल की है ना, लोग जा रहे हैं, दनादन घूमने जा रहे हैं, मजे मार रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे मेसोपोटामिया के अंदर हुआ करता था। और यहाँ पे एकदम एक से बढ़ के एक मजेदार चीजें, सब चीजें, शाही पोशाकें, शाही खाने, मतलब अलग अलग लेवल के, है ना, शाही शौक चल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं बढ़िया बढ़िया। और मेसोपोटामिया का सिर्फ यहीं पे नहीं हमें देखने को मिलता, आगे भी देखें, जब हम मेडाइवल में पहुंचेंगे तो वहां भी देखिए कि ईरान के लोग जो यहाँ पे भारत में हमला कर रहे हैं, यहाँ से लूटपाट करके लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उनको उधर दूसरी तरफ एक्सपेंशंस करनी है, वो सब उधर की बातें हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसका जो वर्चस्व है ना, ये हमेशा ही बना रहा था। तो इसके बाद क्या है, मेसोपोटामिया में हमें मिलता क्या क्या है, हिंदी में मैंने ये इधर लिख दिया, इंग्लिश वालों को भी मैं फटाफट बता देता हूँ कि देखो, ये जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता अपना बसी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है कि ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पे बसी हुई है, ठीक है भाई। तो आपको ये नदियों का नाम नहीं भूलना है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि भैया ये लोग करते क्या थे। देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ डेवलपमेंट भारत के अंदर ही हो रही थी। ये एक राइटर ने लिखा था कि भारत के लोग शायद इस भ्रम में है कि सारी डेवलपमेंट भारत के अंदर हुई है, ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है, बहुत सारी चीज़ों की इनोवेशंस आपको पता है कि ग्रीस में भी हुई और फिर मेसोपोटामिया में भी हुई, है ना। तो यहाँ भी बहुत सारी हुई हैं, जैसे कि ये लोग बहुत अच्छे थे एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में। तो ये जो चीज़ें हैं इनके भी बहुत बढ़िया थी और ये प्रोस्पेरस बहुत हुआ करते थे। इसके अलावा इनके पास एक लैंग्वेज भी थी इनकी, वो थी सुमेरियन लैंग्वेज। जबकि आप देखिए कि अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज वहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलती। रिटन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके रिटन रिकॉर्ड फाउंड हो, है ना। मैं मुंह से बोली हुई लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब भारत के लोग किस तरीके से बात किया करते हैं आप समझो। यहाँ पे लैंग्वेज अगर देखेंगे तो आप मान लो कि ये डंडे का मतलब क्या हो गया, आई लव यू हो गया, है ना, मान लो, है ना। तो गाली देनी है तो मैं उसको ट्रायंगल बना दूंगा, तो ये गाली होगी, है ना, तेरी तो, है ना। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, पिक्टोग्राफ्स होते हैं। तो हम जो यूज़ करते थे यहाँ पे लिखित रूप में, वो पिक्टोग्राफी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे भारत के लोग। और जो अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स जिसके हमें फाउंड होते हैं, जो लिपि के तौर पे पूरी यूज़ हो रही थी, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है मेसोपोटामिया के अंदर। फिर इसके अलावा ग्रेजुअली क्या होता है कि देखिए हर जगह पे कोई ना कोई दूसरी सिविलाइजेशन आएगी और पहली वाली को खत्म कर देगी और खुद बच जाएगी। जैसे कि भारत के अंदर भी बोला जाता है कि हड़प्पा काल को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है, यूजुअली बोलते हैं कि आर्यंस को जाता है। एक थ्योरी बोलती है ना, पक्का तो किसी को भी नहीं पता है कि आर्यंस आए और उन्होंने जितने भी इंडस वैली के लोग थे उनको सबको खत्म कर दिया और खुद वहाँ पे आके बस गए, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे यहाँ पे भी था, अकाडियन वाला मैंने बता दिया। एक और चीज़ पेपर में पूछी गई थी, ये सीजीएल में भी पूछी गई थी, इसको स्टार मार्क कर लो, कि ये क्या करते थे, ये करते थे टैबलेट्स पे लिखते थे एक तरह से। दे यूज टू राइट ऑन टैबलेट्स मेड ऑफ क्ले। यानी कि मैंने बोला ना कि इनके पास इनकी एक लैंग्वेज थी, तो जो मिट्टी की कोई टैबलेट्स बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे ना, उसके ऊपर ये उकेरा करते थे, है ना, कोई भी लैंग्वेज को, जो इनकी लैंग्वेज होती होगी। तो ये एक पेपर में क्वेश्चन आया गया था और उसमें यही पूछा था कि ये किस पे लिखते थे। तो आपको ये रखना है याद कि क्ले की टैबलेट्स होती थी, उनके ऊपर ये लिखा करते थे, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आप देखिए कि नेक्स्ट इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ये इजिप्ट है, ठीक है। ये मैप में मैंने दिखा दिया है। इस तरफ इराक है, ईरान है, तो इस तरफ जो जाके थोड़ा सा और इस तरफ जाएंगे तो जॉर्डन से इस तरफ जो है इजिप्ट आ जाता है। यहीं पास में बीच में आप देखेंगे तो इजराइल आज की डेट में आपको दिखेगा। तो ये लगभग मैंने एक आइडिया सा बता दिया। तो इजिप्टियन कल्चर के अंदर भी क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपने देखा होगा, वो मम्मीज़ वाली कहानियाँ देखी होंगी कि ये लोग पूरा वो मम्मी को पेस्ट पुस्ट लगा के उसके ऊपर पूरा पट्टियाँ सी बांध के और दफन कर दिया करते थे। और कई हज़ार साल के बाद भी अगर आप खोल के देखते हैं उन मम्मीज़ को, तो एकदम उनकी बॉडी जो है प्रिजर्व्ड आपको देखने को मिलती है ना, कुछ भी नहीं हुआ होता उनकी बॉडी को। तो इनका भी इसका मतलब है कि पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा जो है इतिहास रिच रहा है, इसीलिए तो वहाँ पर लोग खुदाई कर रहे हैं और नीचे से बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। स्पेशली जब आप पिरामिड्स का इतिहास को देखते हैं तो पिरामिड्स में भी जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्हीं लोगों को यहाँ पे दफन किया जाता था। राजा, राजा के बेटे, रानी, ये वो अंड फंड, है ना। तो इन सबको यहाँ पे कर दिया जाता था दफन। तो ये पिरामिड भी इसीलिए बोला जाता था कि भैया ये आफ्टर मरने के बाद राजा को यहाँ पे, है ना, हर राजा अपनी आइटम रखता था यहाँ पे कि भैया जो अयाशी करने अयाशी की, पैसे, मतलब इनको अलग ही लगता था कि भैया मरने के बाद भी हमारे को कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, जबकि जो चीज़ है यहीं रह जाएगी। लेकिन ये लोग अलग ही मटेरियलिज्म में घुसे पड़े थे, है ना। तो ये अपनी इस पूरी की पूरी कब्र के अंदर, पिरामिड के अंदर बहुत कुछ रखवाया करते थे कि मरने के बाद मेरे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो आज भी ऐसी ही निकल रही हैं खोद रहे हैं तो ऐसी ही निकल रही हैं। तो पता नहीं उसको क्या ज़रूरत थी, है ना, लिटा पड़ा है और ज़रूरत है उसको किसी चीज़ की, कमाल की बात है। एनीवेज, तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बोलेंगे नाइल रिवर के किनारे, ठीक है, नील नदी के किनारे पे। इसके अलावा यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से रिच है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि क्रॉप्स जो है पैदा की जा सकती है। कोई भी सॉइल जो नदी के आसपास रहेगी, है ना, नील नदी के स्पेशली आसपास रहेगी, तो वो तो रहेगी ना रिच। जैसे आज भारत में देखते हैं हम, तो गंगा रिवर के आसपास की सॉइल जो है बहुत ही रिच है न्यूट्रिएंट से, क्योंकि नदियों के फ्लो के साथ पूरे न्यूट्रिएंट वहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं। तो वहाँ पे अच्छी खासी खेती भी हो सकती है। और वैसे भी जैसे अब चावल की खेती है, मान लो चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो नदी के किनारे करेंगे तो ईजी है ना वो वाली चीज़। तो वैसी चीज़ है, ठीक है भाई।
इसके अलावा यहाँ पे भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड होते हैं लैंग्वेज के। मैंने बोला था आपको कि जो लैंग्वेज है जो इजिप्टियन कल्चर के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है, और ये अपनी लैंग्वेज के सिस्टम को क्या बोलते थे, हीरोग्लिफिक्स। जैसे आप देखिए कि भारत के अंदर हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफी, ये हीरोग्लिफिक्स बोलते थे, ठीक है। इसको भी हालांकि एक तरह से चित्रलिपि ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम पिक्टोग्राफी यूज करते थे, ये हीरोग्लिफिक्स। फिर उसके बाद जो है ये मैसिव मोनूमेंट्स वगैरह बनाया करते थे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये पिरामिड वगैरह है ना। पिरामिड ऑफ गीज़ा क्या है, क्या है, जल्दी से बताओ, अजूबा है कि नहीं है, जल्दी बताओ जितने भी लोग देख रहे। चलिए, अब इसके बाद तीसरी जो सिविलाइजेशन है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन। देखो भारत जो है चाइना से बहुत आगे निकल गया है, किस में, डेवलपमेंट में, ना 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 ना, डेवलपमेंट में नहीं, पॉपुलेशन में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे भारतवासियों ने पैदा किए और क्रिकेट की टीम्स बन रही हैं भारत के अंदर, और इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। देखिए कमाल की चीज़ हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, कहीं तो हम आगे निकले, कोशिश चल रही है, अभी हो सकता है बाकी चीज़ों में भी हम आगे निकल जाएं, बट लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि हम इकोनॉमी में काफ़ी पीछे हैं अभी चाइना से, बहुत समय लगेगा आगे निकलने में। अब चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक दो पॉइंट मेन रहते हैं जो मुझे लगता है पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि क्रैडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है, यानी कि चाइनीज सभ्यता का जहाँ पे उद्गम हुआ है उस स्थान को क्या बोला जाता है, या उसके आसपास की नदी को क्या बोला जाएगा एक तरह से। तो ये जो है ना, ये पूरी की पूरी सभ्यता जो बसी हुई है ये येलो रिवर के आसपास बसी हुई है, ठीक है, येलो रिवर। इसी को ये क्या बोलते हैं, द मदर रिवर भी बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि क्रैडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। अब ये येलो रिवर तो इसके कलर के हिसाब से है ना, कि वहाँ पे मिट्टी वगैरह होगी कुछ ऐसे येलो, तो इसलिए येलो हो गया। लेकिन मुद्दे की बात है कि इसका असली नाम क्या है, चाइनीज इसका नाम क्या बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, अजीब सा नाम है बट याद हो जाएगा, हवांग हो या फिर यांग ही, ठीक है, हो ही ऐसे ऐसे याद कर लेना, जैसे भी करना है। तो इसी को येलो रिवर बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है चाइना की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी चाइना के अंदर नदी कौन सी है, तो क्या कोई बता पाएगा इस चीज़ का, है? जल्दी से जितने भी लोग देखते हो ना, एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अब मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी जो नदी चाइना की ही नहीं, इवन एशिया के अंदर भी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, यांगजे रिवर है, यांगजे रिवर, ठीक है भाई। यह है लार्जेस्ट रिवर, सिर्फ चाइना में नहीं एशिया में भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो ये चाइना है ये, और इधर भारत है, ये सब तो पता ही है आपको, ठीक है। चलो अब देखिए कि चौथी सिविलाइजेशन जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आप देखिए कि यहाँ पे एक मूवी आई थी मोहनजोदारो के नाम से, तो मोहनजोदारो भी जो है वो इंडस वैली का ही एक भाग है। जैसे अलग अलग स्टेट्स हो गई इंडस वैली के अंदर, तो एक स्टेट मान लो हो गई हड़प्पा, एक हो गई मोहनजोदारो, एक हो गई सुक्त के अंदर, ऐसे अलग अलग स्टेट, लोथल हो गई, है ना। तो ये जो है मोहनजोदारो, पूजा हेगड़े और ये कौन है ये भाई, ऋतिक रोशन है ना, और कबीर बेदी, इन सब की जो है ये मूवी आई थी। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे देखी, उस टाइम पे तो लोगों को समझ ही नहीं आई कि मूवी थी क्या, है ना। अब उसके लिए समझ भी होनी चाहिए कि पुराने टाइम की मूवी है भैया, किस चीज़ की मूवी है ना। तो अगर नहीं देखी है तो कभी मन करे तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा बता रखा है, इस पूरे के पूरे कल्चर को एक तरह से डिपिक्ट कर रखा है, तो आपको और ज़्यादा कनेक्ट फील होगा। स्पेशली जब आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को देख के फिर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा इन्होंने बना क्या रखा है। एक झुग्गी झोपड़ी भी बनाई होगी ना, तो वो भी आपको समझ में आएगी कि ये लोग देखिए कि ग्रिड्स बना के रहते थे, पूरा ग्रिड सिस्टम है, आप ध्यान से देखें तो। फिर ये छोटे छोटे इनके पास शिप्स हुआ करते थे जिन पे ये ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, इधर से उधर भी जाना होता था इनका। फिर इस तरीके से ये दो नदियाँ, नदी के बीच का है तो उसमें पुल बना दिया है किस तरीके से, है ना। तो ये पूरा ये अपनी ही एक डिफरेंट टाइप की कल्चर थी, पूरा का पूरा अलग इन्होंने ग्रोथ यहाँ पे रची पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल कोई यूं ही खुले सांड की तरह आवारा लोग हैं, है ना, आदि मानव नहीं है ये लोग। ये हाईली डेवलप उस टाइम पे हो चुके हैं एज कंपेयर टू आदि मानव। और अब ऐसे अगर आज की डेट में कंपेयर करोगे तो ऐसे मत करना, है ना, आज तो और ज़्यादा हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि अलग अलग साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा मैंने एक पिंक कलर से एरिया कर रखा है, ये सारा एरिया आपको देखने को मिलता है इंडस वैली का। अब इंडस वैली में अलग अलग जैसे स्टेट्स, मैंने बोला ना स्टेट्स के टाइप हो गए, जैसे एक हड़प्पा हो गई, एक मोहनजोदारो हो गई, ये बहुत इनकी मॉडर्न सिटी है, जैसे आज की डेट में मुंबई हो गया, ऐसी मॉडर्न सिटी इस पूरे कल्चर की हुआ करती थी मोहनजोदारो। फिर ऐसे ही लोथल हो गया, है ना, इस तरफ बहुत ज़्यादा आपको डॉकयार्ड वगैरह जो है, बंदरगाह जो है देखने को मिलती हैं। फिर एक मेहरगढ़ साइट है, ये हमने नियोलिथिक में भी देखी थी कि यहाँ एग्रीकल्चर के निशान हमें पाए गए हैं ना, साक्ष्य पाए गए हैं, तो ये यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। ये पूरे का पूरे जो एरिया है ना, मैंने बोला ना कि ये जो है नियोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक हो गया,
या इंडस वैली हो गया, ये सब क्या है एकदम पैरेलली चल रहे हैं कि कहीं पे कोई जल्दी ग्रो कर गया, कहीं पे लेट किया, इस तरीके से ये सारा का सारा इनका सिस्टम चलता है। और उस टाइम पे भारत का मैप भी बिल्कुल अलग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो आज हम देखते हैं वैसा नहीं है, ये एकदम अलग है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एरिया इसी के अंदर आ रहा है, कुछ भारत का एरिया आ रहा है, गुजरात है ये, है ना, तो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये, और ये सब किस नदी के किनारे पे है, आप ये ध्यान से देखिए, ये सरस्वती नदी है और इस तरफ जो है इंडस रिवर है। तो मोहनजोदारो के इस आसपास के एरिया को देख रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा एरिया रिच है सरस्वती रिवर से, जो आज तो हमें नहीं दिखाई देती है। और इस तरफ अगर हड़प्पा वाली साइड पे जाएंगे तो इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज अलग अलग आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। रावी, चेनाब, झेलम, उन्हीं की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये लोग रहा करते थे। ये थोड़े थोड़े फोटोज़ के साथ मैंने और ज़्यादा आपको डिपिक्ट करने की कोशिश की है, बाकी तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ही इनके बारे में। अब देखो कि आगे बढ़ने से पहले पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको तुरंत तुरंत हमें एक क्विक रिवीजन दे देनी चाहिए। बाकी तो हम डिटेल में भी पूरा पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जब डिटेल में पढ़ते हैं ना तो कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है। तो मैंने कुछ क्विक समरीज यहाँ पे बनाई हैं इसकी, जो पहले मैंने कभी नहीं बनाई, क्योंकि ये देखिए कि आप एक नए सेशन है, ऐसा तो है नहीं कि पुराने सेशन है। तो आप देखेंगे कि नए सेशन है तो नयापन भी तो होना चाहिए, उसके अंदर नई चीज़ें भी आनी चाहिए। एग्जाम में जैसी चीज़ें पूछ रहे हैं वो चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो आप देखिए यहाँ पे कि मैंने कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो मुझे लगता है, और ये मैं ऐसे नहीं बनाए, एनसीईआरटी को रेफर करके बनाए गए हैं। आप देखेंगे तो मैं अभी आपको रेफरेंस भी देता जाऊंगा, है ना। तो और एनसीईआरटी हो गया और स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सब देख ली हैं। अब यहाँ पे देखो कि मेन जो चीज़ है वो समझिए आप कि यहाँ के लोगों का जो है, इंडस वैली के लोगों का प्राइमरी जो लोग रहते थे यहाँ पे, उनको बोलते क्या थे हम, तो उनको बोलते थे द्राविडियन या मेडिटेरेनियन पीपल बोलते थे। ये यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिख दिया, द्रविड़ लोग या भूमध्य सागरीय लोग बोल दिया जाता था। फिर इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो एडिक्ट है, मेसोपोटामिया के अंदर जो भी हमें रॉक एडिक्ट्स मिल रहे हैं या जो भी कल्चर वहाँ देखने को मिल रहा है, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है, उनसे हमें ना दो शब्द पता लग रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लोगों के रेफरेंस में है वो दो शब्द। और ये दोनों एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। जी हाँ, ऐसे आपको छोटे मोटे एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, है ना। 12वीं के एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, 11वीं 12वीं में मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि 10वीं तक दे रखे हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से तो दो शब्द हैं और इनके बारे में मुझे लगता है कि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ये स्टार मार्क कर लो इन दोनों शब्दों के बारे में। एक तो है मेलुहा, अगर किसी को पता हो, अमीश त्रिपाठी की एक नॉवल आई थी मेलुहा, है ना, तो उन्होंने लिखी है, वो उन्होंने इसी ड्यूरेशन की लिखी है जहाँ तक मेरे को समझ आ रही है पूरी की पूरी बात। तो उन्होंने जो शिवा के बारे में लिखा है वो उन्होंने इसी ड्यूरेशन को ध्यान में रख के सारी की सारी चीज़ों को लिखा गया है उसके अंदर, नॉवल के अंदर, ठीक है। तो मेलुहा वर्ड जो है वो मेसोपोटामिया के एडिक्ट्स से हमें मिल रहा है, ये ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया मतलब ईरान वाली बात हो रही है। फिर ऐसे ही एक हाजा बर्ड के बारे में वो लोग रेफर करते हैं, तो वो हाजा बर्ड जो है वो भारत के लोगों को मतलब रेफरेंस दे रहे हैं और उन्हीं के बारे में एक बात कर रहे थे, जिसके अंदर उन लोगों ने एक हाजा बर्ड को बार बार इस्तेमाल किया। इसका मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस को तो नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियन यही बोलते हैं कि भैया ये पिकॉक की ही बात कर रहे हैं हाजा बर्ड से, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, कभी भी एग्जाम में आएंगे तो तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, बस इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। इसके अलावा एक जो है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत का, ये बना कब, अगर आपसे इसका ईयर पूछ लिया जाए, जी हाँ ये पूछा जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटीज में कवर्ड है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 1861 के अंदर इसको गठित किया गया। उस टाइम पे भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे इवेंट्स को ना एक ऐसे आपकी तरफ फेंकता जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि अगर मैं सीधा एक प्लेन रोड पर चलूंगा ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन वहीं पर मैं रेफरेंसेज देता जाऊंगा कि अच्छा ये कार्यकाल किसका चल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जैसे मान लो कि कोई चीज़ गांधी जी के कार्यकाल में हो रही है तो मैं बोल दूंगा कि गांधी जी भी इसी टाइम पे थे, तो आपको ज़्यादा रेफरेंस क्रिएट होगा, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है भाई। तो ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। और मैं कमाल की बात आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि सन 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके कुछ साल के बाद ही ये जो है गठित की गई थी। तो यहां से भी एक आइडिया आपको रहेगा दिमाग में, आप भूलोगे नहीं इस चीज को, ठीक है भाई। सन 57 की क्रांति से तो नहीं भूलोगे, 1857 की म्यूटिनी से। अच्छा, जो पहले इसके डायरेक्टर जनरल है वो किसको बनाया गया था, तो वो एक बंदे का नाम है, आपको ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी में पूरा का पूरा नाम लिखा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। सिंघम मत बोल देना, अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आएगा पेपर में, मैं बता रहा हूँ, कभी भी आ जाएगा, चाहे एक शिफ्ट में आए चाहे 10वीं शिफ्ट में आए, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये पेपर के अंदर। फिर इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं जो कि अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि कई बार वो क्या करता है, जो एनसीईआरटी स्पेशली जिनके ऊपर फोकस कर रही है, जिनमें रिवर्स के किनारे वो जो बसी हुई है साइट्स, उनके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया में, लेकिन ये कौन सी नदी के किनारे, ये पूछ लिया जाएगा तो चेनाब नदी के किनारे पे है। फिर वहीं पे दैमाबाद एक साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
नियोलिथिक में भी चालकोलिथिक में हमने देखी थी, और ये यहाँ भी बहुत हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। तो ये जो दैमाबाद साइट है ये अहमदाबाद नगर के आसपास या फिर कहीं कि महाराष्ट्र के अंदर है और गोदावरी नदी के किनारे पे है। यहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगना चाहिए कि स्टेट से भी आप जो है नदी का बता सकते हैं। अब जो दैमाबाद है, आपको अगर पता है कि महाराष्ट्र के एरिया के आसपास है, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे गंगा नदी के किनारे बसी हुई है या घग्गर के किनारे या यमुना के किनारे बसी हुई है। कॉमन सेंस भी तो कोई नाम की चीज़ है कि नहीं है ना, या इंडस के किनारे बसी हुई है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन एक देखने को मिलेगा, वो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना वो बता रहा हूँ। आई होप कि आपके दिमाग में ये चीज़ एक डेवलप होगी, ठीक है। इसी तरीके से होता है। फिर एक आलमगीरपुर जो है, ये साइड है मेरठ के अंदर, यूपी के अंदर। ये किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे पे है। फिर जो लास्ट है इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सुख्तगेंद्र है। इसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। तो यह बलूचिस्तान के अंदर, जो आज की डेट में पाकिस्तान है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, पहले तो पूरा भारत ही था ना, है ना, तो हम सब एक ही थे। तो ये आज की डेट में बिछोड़ा पड़ा है, पहले तो नहीं था। तो आप बोलेंगे सुख्तगेंद्र जो है कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। और अगर रिवर का नाम पूछ लिया जाए आप लोगों से तो दाश्त रिवर बोलेंगे, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए सारे के सारे को। और हिंदी में भी मैंने ये सारा लिख दिया है, आप एक बार पढ़ेंगे। मांडा हो गया, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुख्तगेंद्र, इनके बारे में लिख दिया। हालांकि इनके बारे में अभी डिटेल में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कोई सेशन ऐसा नहीं है कि टू सा सेशन बना दिया हो, अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक ब्रीफ के बारे में देखा, अब देखते हैं कि यहाँ की करेक्टरिस्टिक्स, खासियतें क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे हम नियोलिथिक में देखते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मिला, ये पशुपालन करते थे, तो ये क्या करते थे, इनके बारे में भी तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना कि ये डेवलपमेंट कैसी थी, कैसे स्ट्रक्चर यूज़ किया करते थे। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे, अगर एनसीईआरटी को भी देखेंगे तो ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक दो एग्जाम में आई थिंक पूछा भी गया है पहले भी कि कौन सा सिस्टम जो है पूरी पूरी सिटी को बनाने में इस्तेमाल किया गया, तो ग्रिड सिस्टम। जैसे कि आप देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, अलग अलग ग्रिड की फॉर्म में ये जो है घर बनाए गए हैं, ठीक है, तो इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। फिर इसके अलावा एक चीज पूछ सकता है कि यहाँ पे ड्रेनेज कैसी है। अब देखो कि किसी भी शहर के बारे में आप जानेंगे तो यही ना कि बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे पानी का निकास कैसा है। अगर मान लो कि थोड़ी सी बारिश आई और शहर में पता लगे इतना इतना ऊपर पानी घुस गया है ना, तो तुम बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे अपनी किताब के अंदर? यही लिखोगे ना कि भैया ये शहर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं रेनी सीजन में गया तो यहाँ पे ऊपर ऊपर तक पानी भर गया, मैं तो इसमें जा भी नहीं पा रहा था, मेरे पास कार थी लेकिन फिर भी मेरे को किश्ती की नीड फील हो रही थी ना, ऐसी बातें लिखोगे तुम अपनी किताब में फ्रस्ट्रेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इनका, ठीक है। अब वो जो ड्रेनेज सिस्टम है, इतनी समझ इन लोगों को थी कि भैया जो घर है, ये घर बनाने के लिए जो ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कच्ची ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप समझो कि जो नाली बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये नाली को बनाने के लिए हो रहा है, वो जो है वो पक्की ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स कौन सी होती है? आज आप देखते होंगे कि अगर आपको पता हो ईंट बनाने का पूरा प्रोसेस, तो मिट्टी से जैसे ईंट की शेप बना दी, अब वो मिट्टी को अगर आप आग की भट्टी में डाल दो तो वो लाल रंग की हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं पक्की ईंट हो गई। वहीं पर अगर वो मिट्टी को देखेंगे तो कच्ची ईंट हो गई, समझ गए। तो यही तो कारण था कि पहले के लोगों के घर कच्चे होते थे, क्योंकि वो पक्की ईंट का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। तो वो बारिश के टाइम पे चोने भी लग जाते थे उनसे पानी, अगर कोई रहा हो। हमने तो खुद देखा है ऐसा टाइम, पता नहीं आप में से किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, है ना। तो ये इनको समझ थी कि जो पक्की ईंट का इस्तेमाल है वो नाली बनाने के लिए करना है, नहीं तो पता लगे कि आज नाली बनाई एक हफ्ते बाद नाली गायब हो गई है, यहाँ नाली हुआ करती, कहाँ गई वो नाली, तो कैसे पता लगेगा भाई? वो मिट्टी खुर के ले जाएगी उसको पूरी की पूरा, अगर कच्ची मिट्टी की बना दी तो। इस वजह से नाली लंबे समय तक बने, ये इस तरीके से बनाया करते थे इनका ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो चीज़ें हमें ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये हमें लोथल के अंदर ये सारा सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोथल सिटी है वो हमें ड्रेनेज के बारे में ज़्यादा बताती है, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ब्रीफ आउट दे रहा हूँ आपको पूरे का पूरा। इसके अलावा जो बर्न्ट ब्रिक्स हैं, जली हुई ईंट है, जिनको हम पक्की ईंट बोल देते हैं या ऑर्नेट ब्रिक भी बोल देते हैं, ये कालीबंगा में भी यूज हमें होती हुई दिखी है। यहाँ पे अलग अलग साइट है। कालीबंगा एक साइट है, जैसे पीलीबंगा हो गया, कालीबंगा हो गया। बंगा मतलब होता है चूड़ी, जो जैसे औरतें जो चूड़ियाँ पहनती हैं उसको बोलते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर है, श्री गंगानगर के आसपास की साइट है कालीबंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ये लोग बीड्स बनाया करते थे, मोतियों वाली चीज़ें बनाया करते थे। साजो सज्जा का फैक्ट्री जो कहेंगे वो यहीं हमें देखने को मिलती है कालीबंगा में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक खास बात यहाँ की मैं बताता हूँ इंडस वैली की, कि जो घर हैं, घरों के जो दरवाजे हैं, अभी आज आपका दरवाजा जो है घर का कहाँ खुलेगा? आपके घर के आगे रोड है, तो रोड के आगे आपका दरवाजा खुलेगा, वहीं से आपकी गाड़ी अंदर आएगी और उसके बाद दरवाजा बंद कर देंगे, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ये इनके घर की बैक साइड है, ठीक है, और इनके घर की फ्रंट साइड ये है। ये मान लीजिए कि ये इनके घर की फ्रंट साइड है। जैसे ये देखिए कि यहाँ पे चरा रहे हैं, ये मेन गली है, ठीक है, ये मेन गली है। तो ये क्या करते थे, ये घर के बैक साइड में दरवाजा रखते थे,
यानी कि ये मेन गली में ना रख के या तो दरवाजा यहाँ रख दिया या फिर इस तरफ रख दिया दरवाजा पीछे को, यानी कि गली से पीछे वाली जो दीवार है वहां दरवाजा रखते थे। जैसे कि आप ये देखिए, अगर ये एक गली है तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा ये घर, यानी इसके घर में घुसना है तो आप सीधा गली से नहीं घुस सकते, समझ गए, गली के पीछे से जाना पड़ेगा इसके घर में, ऐसा होता था। लेकिन केवल एक ही साइट ऐसी है जो कि कहाँ पे, लोथल में, जहाँ क्या है कि गली की तरफ दरवाजे खुलते हैं। गली की तरफ का यही मतलब है कि ये गली है अगर, तो गली की तरफ ये खुल गया ऐसे, है ना। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। तो जैसे आज की डेट में हो गया कि बाहर रोड है तो रोड की तरफ दरवाजा खुल गया, तो ये सिर्फ लोथल सिटी में था, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे पूरा का पूरा कैटेगराइज होता था, है ना, कि पूरी की पूरी सिटी को कैटेगराइज कैसे करते थे ये लोग, दो भाग में बांट देते थे। एक होता था फोर्टिफाइड जगह जिसको हायर जगह बोलते थे, और एक जगह होती थी जो नीचे की जगह होती थी, ठीक है। तो एक कहने का मतलब है कि टीले के ऊपर जगह हो गई ऐसे करके, और एक जो है नीचे वाली जगह हो गई। ये जो टीला होता था इसको क्या बोला जाता था, इसी को बोला जाता था सिटाडल, जिसको हिंदी में आप दुर्ग भी बोल सकते हैं, किला भी बोल सकते हैं, फोर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी तो मैंने शुरू करना है, ये तो सिर्फ एक वो चल रहा है, अभी माहौल क्रिएशन चल रहा है, अभी तो चीज़ें शुरू होनी है डेप्थ के अंदर, और वो सब चीज़ें कवर करेंगे कि जिससे आपको दोबारा किसी टीचर पे डिपेंड ना होना पड़े कभी भी, ना किसी और किताब पे डिपेंड होना पड़े। सारी चीज़ें मैंने पुख्ता सही तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसीलिए ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। अब देखो कि लाइफ स्टाइल कैसा था इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोगों का, वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ये जो हमारी जीवी कक्षा एप्लीकेशन है ना, एक बार प्लीज़ आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, और इसमें 5 तारा की 5 स्टार की रेटिंग मेरे को चाहिए हर हाल में। 5 मतलब 5, और एक पॉजिटिव कमेंट भी आपका चाहिए। तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे ये काम ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में पता लगे। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं अपना अगर बेस्ट दे रहा हूँ ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ आप जो है कम से कम 10-12 लोगों को तो जाके बताओ ना कि भाई ये एक बंदा है जो इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। तो ये थोड़ी कि मैं मेहनत करता रहूँ और प्रमोशन मैं बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, तो आप कर दीजिए। सारी चीज़ मैं कैसे करूँगा, इतना सा काम आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन मैं करा दूंगा, उसके लिए मैं मेहनत करने को रेडी हूँ। ठीक है, चलो अब लाइफस्टाइल बताते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप देखिए कि लोथल और चानूदारो जो हैं, ये दो ऐसी यहाँ पे साइट्स हमें देखने को मिली है जहाँ पे हमें बीडेड फैक्ट्री देखने को मिली है। एक तो ये, दूसरा कॉटन और वुलन का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि ये कपड़े जो हैं ऐसा नहीं था कि एनिमल की खाल के पहन रहे हैं, कॉटन और वुलन के पहन रहे हैं। तो लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि ये क्या है, साजो सज्जा का सामान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, नंगे नहीं घूम रहे हैं। इसके बाद एंटरटेनमेंट क्या होता था इनका, तो ये जैसे वो डाइस से हम लूडो खेलते हैं ना, शकुनी वाले पास से मेरे बच्चे, है ना, तो ऐसे करके इन्होंने अपनी डाइस बना रखी थी। एक तो वो डाइस का गेम खेलते थे, और दूसरा क्या करते थे, हंटिंग करते थे। कई लोग जो होते हैं खतरों के खिलाड़ी, वो बाहर जाके आए, कभी हिरन मार दिया, कभी शेर मार दिया, शिकार कर रहे हैं, ये अलग ही है ना। उसके बाद ये जो खाना खाया करते थे, जो इनके बर्तन होते थे ना, वो ब्लैक पेंटेड होते थे। ये देखो ऐसी चीजें जो सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी, ऐसा मत समझना। वो पूछेगा बीडेड फैक्ट्री कहाँ मिली, तो तुम पता ही नहीं कि यहाँ मिली, तो फिर क्या करोगे। ऐसे ही वो क्या इस्तेमाल करते थे, वो क्या उनका एंटरटेनमेंट था, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या वो बर्तन इस्तेमाल करते थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये पक्का है कि इनसे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। फिर इसके बाद स्वीटनेस के लिए क्या यूज़ करते थे, क्या उस टाइम पे चीनी होती थी, गुड़ होता था, जी नहीं। उस टाइम पे ये जो इस्तेमाल करते थे, ये हनी का इस्तेमाल करते थे। कभी भी इनका मीठा खाने का दिल है या कुछ मीठा मिष्ठान बनाना है, भंडार बनाना है कुछ भी मीठा का, तो हनी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे तो हनी का मतलब लोग कुछ और ही समझते हैं ना, हनी बनी। चलो, इसके बाद आप देखिए कि ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतनी वेल डेवलप्ड थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक भी तलवार नहीं मिली। तो ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी इस सिविलाइजेशन की, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे एक भी एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे कोई तलवार हुई हो। तलवार एक भी नहीं बनाई इन लोगों ने, और कोई भी ऐसा शस्त्र भी नहीं दिखा हमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एकदम पीसफुल सोसाइटी थी, यानी कि ये लोग जो है मार काट में विश्वास नहीं किया करते थे। इसीलिए ये बोला जाता है कि बाद में आर्यंस आए, उन्होंने इनको मार काट मचाई, इनके पास कुछ डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, जिस वजह से ये उनसे लड़ नहीं पाए और खुद खत्म हो गए। और इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो साउथ इंडिया में आके बस गए, जिनको आज हम बोलते हैं कि यही रियल इंडियंस है ना, कि साउथ इंडिया में जो बसे पड़े हैं यही उस टाइम की सभ्यताओं के लोग हैं, वो इसीलिए बोला जाता है। और मैक्सिमम आप देखेंगे अगर जो DNA अभी मिला है ना, राखी गढ़ी से जो मिला है या अलग अलग शवों से मिला है, अगर आप उससे मैच करके देखेंगे तो जो आपको मैक्सिमम नेटिव इंडियंस देखने को मिलेंगे तो साउथ इंडिया के लोग ही देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई,
इसके अलावा जो मेटल है तो ये कॉपर का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करते थे। अगर कोई पूछ ले तो बर्तन कैसे बना रहे हैं या किस चीज़ का कोई आप पॉट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो ये कॉपर की जो चीज़ें हैं ज़्यादा बना रहे थे। इसके अलावा आप देखिए कि 1912 के अंदर हड़प्पा की जो सील्स हैं, यहाँ पे ये बहुत सारी सील्स का इस्तेमाल करते थे। हम अभी डिटेल में देखेंगे, पूरी प्रोसेस भी समझाऊंगा कि सील की होती क्या है। तो जैसे आज की डेट में हो गया कि आप कहीं गए है ना, तो आपने बोला कि सर इस पर स्टैंप लगा दीजिए, तो उसने स्टैंप लगा दी, वही वाली सील की बात हो रही है ना। तो ये जो सिंबल है सील के, ये किसने डिस्कवर किए थे? जे फ्लीट ने किए थे 1912 के अंदर। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य है, ठीक है, जे फ्लीट। फिर ट्रेड यानी कि व्यापार की इसकी बात करते हैं तो मुहर जो है, यानी कि अभी मैंने बताया सील्स का, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इन सील्स के ऊपर हॉर्न्ड एनिमल्स होते थे। अब सील के अंदर बहुत कुछ होता था, है ना। ये सील है, इसके ऊपर एक एनिमल है, उसके आगे एक चारे का बर्तन है। ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हो, या ये भी हो सकता है कोई निशान बना हो। सील अलग अलग तरह की थी, है ना। कोई सील हो सकती है वो राउंडेड हो, तो वो यूं करके यूं सिलेंडर की तरह लगा रहे हैं। कोई हो सकता है यूं ठक करके लगा रहे हो। अलग अलग टाइप की सील थी, पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर एक स्टार मार्क कर लो भाई मेरे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनकी क्या थी। ये सब लोग हैरान है भाई कि ये जो मपाई है इनकी इतनी प्रिसाइज थी, इनको तो पता भी नहीं था कि 1 किलो होता क्या है। आप सोचो ना, ये लोग गोल्ड का व्यापार किया करते थे और ये छोटी छोटी चीज़ों को भी मेजर कर लिया करते थे। आज तो आप देखिए कि वो वेइंग बैलेंस जो है डिजिटल वाले आ रखे हैं, लेकिन इन लोगों के वेइंग बैलेंस में बहुत 0.005 का एरर, भाई बहुत बड़ी चीज़ है ये। मतलब इतना कम एरर इनका देखा जाता था। तो ये कैसे कर रहे थे, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। इनके जो वेट्स होते थे ना, ये अलग अलग रेशो के वेट्स यूज़ किया करते थे, ठीक है। मैंने 16 रेशो लिख दिया, मैं बता रहा हूँ वो आपको कि कौन कौन सी रेशोज के वेट थे। अब जो ये वेट्स हैं, ये पत्थर के बने होते थे, और ये जो पत्थर के वेट है ना, इनको ये एग्जैक्ट में, जैसे हम बोल देते हैं कि ये 1 किलो का वेट है, ये 2 किलो का है, ये लोग इसको चर्ट बोला करते थे। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्ट। ये पेपर में आ सकता है, यहाँ भी मैंने लिख दिया चर्ट। और ये किस शेप का होता था? ये घनाकार होता था, यानी कि क्यूबिकल होता था, एक क्यूब की फॉर्म में चर्ट होता था। मेरे पास यहाँ पड़ा है क्या कहीं चर्ट? चलो जो भी है आप ऐसे समझ लीजिए ना, है ना, कि ये मान लीजिए कि ये जो है एक क्यूब की फॉर्म में मान लो कि इसको ये चार्ट है, एक तरफ से ये रखा, दूसरी तरफ सामान रखा, ऐसे करके इन्होंने मेजर कर दिया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ ऐसे मार्किंग नहीं होती थी, इनको बस शेप से और उसके देखते ही पता लग जाता था कि अच्छा ये इतने का वेट है। नेक्स्ट है कि अगर कोई लो डिनोमिनेशन की चीज़ है, मान लो कि गोल्ड इनको मेजर करना है या कोई छोटी चीज़ मेजर करनी है, तो उसके लिए 1 किलो का बट्टा नहीं रखते हैं हम आज भी डिजिटल वाला यूज़ करते थे। लेकिन ये क्या करते थे, ये बाइनरी वाले को यूज़ करते थे। तो बाइनरी वाले का इस्तेमाल क्या होता था कि इनके पास जो वेट्स हैं वो कैसे होते थे, जैसे 1 का वेट हो गया, 2 का, केजी का नहीं है ये, पहली बता दूं। इनकी जो भी यूनिट होती होगी उसमें ही 1 का वेट, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, जिसकी कॉमन रेशो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि क्या होगी, है ना। अगर कोई बच्चा मेरे को इसकी कॉमन रेशो बता दे, 1, 2, 4, 8, 16 की, जल्दी से बताओ कि कॉमन रेशो क्या है, ठीक है। तो ये जो है 12,800 तक के ये इस तरीके के वेट्स इनके रहा करते थे, ठीक है भाई। और हायर डिनोमिनेशन में डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। डेसिमल का क्या मतलब हो गया कि जैसे अब उसमें 1, 2 का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, तो ये बोलेंगे 10, 20, 50, 100, ऐसे करके डेसिमल का इस्तेमाल, यानी कि 0 का इस्तेमाल करते थे। तो ये डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम मैंने दोनों बता दिया। बाइनरी है लोअर डिनोमिनेशन के लिए और डेसिमल सिस्टम है हायर डिनोमिनेशन के लिए, ठीक है। इसकी कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, R2/R1, तो 2/1, 4/2, 4/2 करोगे तो भी 2/1 ही आएगा, ठीक है। तो वो 2 इसकी कॉमन रेशो हो गई। और ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपनी किताब में सब मेंशन की हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हमारी बुक ले लेनी है। बहुत जल्द जैसी बुक आएगी तो मैं टेलीग्राम पे भी अनाउंस कर दूंगा। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं या जैसा भी है, तो हो सकता है बुक आ गई हो, तो उसके लिए आप जीवी कक्षा एप्लीकेशन पर जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सारे का सारे डिटेल मिल जाएगी। अगर बुक आएगी तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगी कि ये किताब हमारी आ गई है, ठीक है। इसके अलावा ये विदेशों से ट्रेड किया करते थे, तो वो मैं पहले ही बता दिया, अलग अलग मेसोपोटामिया से कर रहे हैं, सुमेर से कर रहे हैं, है ना, वो तो बताया ही है। लेकिन वहाँ पे देखिए कि इनका जो खास बात क्या रहती थी कि ये जब ट्रेड करते थे तो ये अपनी फैक्ट्रीज, जो छोटी छोटी कारखाने एक तरह से कह सकते हो, ऐसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं मैं कह रहा हूँ, तो वो जो कारखाने लगाया करते थे ये उन एरियाज पे लगाया करते थे जहाँ पे इनको इनके टाइप का रॉ मटेरियल मिल जाए। तो रॉ मटेरियल कैसे, यानी कि आप देखिए कि जैसे कॉपर है, तो कॉपर इनको पता था कि हमें राजस्थान के आसपास के एरिया में मिल रहा है ना, या फिर बलूचिस्तान के एरिया में मिल रहा है, तो ये उसी के एरिया के आसपास में अपनी फैक्ट्रियां या कारखाना लगा लिया करते थे। तो जैसे राजस्थान में भी खेतरी जगह है, फिर बलूचिस्तान हो गया, ओमान हो गया, ओमान को कई जगह पे मगन भी बोला गया, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना अगर मगन आ जाए कहीं पे। सेम मैंने बताया तांबा जो है खेतड़ी में, बलूचिस्तान में, फिर ऐसी सिल्वर जो है अफगानिस्तान और ईरान से
इनका व्यापार चला करता था, चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। फिर गोल्ड का जो व्यापार है वो कर्नाटका और अफगानिस्तान और ईरान के साथ, यानी कि सोने का व्यापार कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान के साथ। फिर टिन का जो है अफगानिस्तान, ईरान के साथ चलता था। ठीक है भाई, ये होगा टिन का। फिर लाजवार जो है इसका मेसोपोटामिया के साथ, लेड का ईरान के साथ, शेल जो होते हैं, शंख जिसको आप बोल देते हैं, शेल का जो है नागेश्वर और बालाकोट के साथ। ठीक है भाई। फिर ऐसी जो स्टिएटाइट पत्थर है, ये एक पत्थर ही है ना, तो ये जो है राजस्थान में इसका व्यापार करता थे ये लोग, है ना, वहीं से ये निकालते थे स्टिएटाइट का पत्थर, और यहाँ भी वही लिखा है। ठीक है। फिर एक पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये दोनों ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह है लपीस लजूली, ये एक ब्लू स्टोन है। ठीक है, नीले रंग का एक कीमती पत्थर है। ये कहाँ से ये लोग करते थे, मतलब कि इसका व्यापार कहाँ से मंगाया करते थे। फिर मान लो कि यहाँ पे इंडिया के अंदर किसी को ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको लाओ लश्कर साजो सज्जा वाले सामान बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो लेते होंगे, है ना, कि मान लो कि उस टाइम की जो भी इनकी करेंसी रहेगी उसमें ये बेचते होंगे, तो ये शोटू घई अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है, ये पेपर में सवाल आया एसएससी के अंदर। जी हाँ, डायरेक्ट PYQ है ये, कि उन्होंने क्या पूछा कि शोटू घई जो लोकेशन है ये कहाँ पे है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान की सारी लोकेशनें याद करने की कोशिश करेंगे। भाई अफगानिस्तान की सारी लोकेशन याद नहीं करते हैं, जो हमें पता है कि एग्जामिनर कौन सी पूछ रहा है, वो बहुत सारी NCERT है हमने। अब सब चीज़ों को आप या तो पढ़ने बैठो, इतनी सारी NCERTs को सर्च करने बैठो, नहीं तो उसकी जगह पर मैंने कर दिया आपके लिए सर्च, वो सारी लोकेशंस मैंने आपको बता दी कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से ये मंगा रहे थे और किससे व्यापार कर रहे थे, तो अब आपको वैसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही कार्नेलियन रेड स्टोन का अभी तक नहीं पेपर में आया, ये आ जाएगा आगे। तो भड़ूच गुजरात के अंदर जो है इसका पूरे के पूरे इनको खाने मिला करती थी, वहीं से ये निकाल के आगे व्यापार किया करते थे। ठीक है भाई, कार्नेलियन यानी कि लाल पत्थर का, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कैसी रहती थी। क्या ये एग्रीकल्चर करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये करते होंगे। जब आप देखिए कि मेहरगढ़ में नियोलिथिक में कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे भाई। और आप देखिए कि उस टाइम पे मेहरगढ़ वाले लोग डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, नियोलिथिक वाली साइड में एनिमल्स को रख रहे थे, पाल रहे थे, तो ये भी करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये पता कैसे लग रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिए कि अगर याद कीजिए, मैंने नियोलिथिक वाले में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यहाँ पे नियोलिथिक में प्लो मिला है, प्लो मतलब हल, और मैंने वहां आपको बोला था कि ये कहीं भी एविडेंट नहीं है कि यहां से हल मिला हो। लेकिन वहीं पर अगर इंडस वैली के बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे प्लो मिला है, तो आप गलती से भी ये मत बोलना कि नहीं मिला है, मिला है यहाँ पे। लेकिन वो कैसा है, अब ऐसा नहीं कि किसी मेटल का होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में हल तो आप एक तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वो फील्ड जो है ना, हमें फील्ड को देखने को मिलता है कि फील्ड जो है उस जोते हुए थे एक तरह से। अब वो कैसे जोते हुए थे, क्योंकि हमें अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि मिट्टी के कुछ ना हमें ऐसे मूर्तियाँ सी मिली हैं जिसके अंदर वो क्या कर रहा है कि आगे पशुओं को लगा के और पीछे हल लगा के वो जोत रहा है। लेकिन हमें एग्जैक्ट हल नहीं मिल पाया है। वो इसलिए नहीं मिल पाया कि हो सकता है कि ये लोग वुड का हल इस्तेमाल करते हो, लेकिन वुड जो है आपको पता हजारों सालों में डेप्रिशिएट हो जाती है। वहीं पे अगर कोई मेटल होता तो हो सकता है कि हमें वो मिल जाता, लेकिन वो नहीं मिला है, इस वजह से हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है भाई। इसके अलावा जो है प्लोड फील्ड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। और जो मेजर क्रॉप्स हैं ये कौन सी इस्तेमाल किया करते थे, वीट और बार्ली। तो ये दोनों कंडीशन से हमें पता लगता है कि ये लोग क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है ये लोग किया करते थे। ये पुख्ता हो गया। फिर इसके बाद जो है हमें एविडेंस मिलते हैं राइस के लोथल से और रंगपुर से। तो ये अगेन एक कन्फर्मिटी होगी कि चावल भी बीज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर ये कर रहे हैं। इसके अलावा हमें अनाज भंडार मिलते हैं, ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिलते हैं। मोहनजोदारो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं, तो वहां से भी कंफर्म हो रहा है ना। तो ग्रेट ग्रेनरीज के ऊपर भी आ जाता है। ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज का भंडार, अन्न भंडार जो है बहुत बड़े बड़े हमें विशाल अन्न भंडार देखने को मिलते हैं इस सिविलाइजेशन में। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में देखा जाए तो किस किस एनिमल को ये पालते थे, तो आप देखिए कि बुल, बफेलो, हॉर्स, ये सब जो है एनिमल्स को ये पाला करते थे। और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, सुरकाटोडा और कालीबंगा और लोथल, ये तीन जगहें जो हैं ऐसी हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला आपको, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चावल की खेती कर रहे हैं, हो सकता है कि ज़मीन को जोतने में ये लोग क्या करते हो, कालीबंगा है ना, यहाँ पे भी प्लॉट फील्ड मिले हैं, तो ये बुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके पास हल हो जिनको वो बुल के पीछे लगा के और ज़मीन को जोतते हों। ठीक है, अब देखिए कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे खुदाई हो रही है, जहाँ से जो जो चीज़ें मिलती जा रही हैं हम उस हिसाब से अपने एनालिसिस किए जा रहे हैं। अब अभी तो NCERT तो बहुत
पीछे है, और आज की डेट में देखा जाए तो बहुत खुदाई हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें नई भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन भी कर रहे हैं, ये सब बता दिया आपको, फसलें और कृषि ये सब भी बता दिया। अब नेक्स्ट है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह किसी व्यक्ति को जाना है या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, तो कैसे किया जाएगा। तो ये या तो पानी के रास्ते से करते थे, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, छोटी छोटी किश्तियां बना रखी थी इन्होंने, तो वहां से कर लेते थे। उसके लिए इन्होंने लोथल और सुरका टोडा के अंदर पोर्ट्स भी बना रखे थे। ठीक है, या फिर ये बुलोक कार्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने बोला नहीं बुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने आपसे नियोलिथिक वाले में भी पूछा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था उसके अंदर में लिखा हुआ था कि बुलोक कार्ट्स जो है नियोलिथिक में मिली, लेकिन बुलोक कार्ट्स नियोलिथिक में नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि जो बैलगाड़ियाँ झोटा गाड़ी होती है उसमें ये सामान रखते थे पूरा का पूरा भर के, और फिर वो बैल को बोलते थे चल अब यहाँ से, तो फिर वो बैल इनको ले हिलता डुलता लेके जाता था, है ना। तो जहाँ इनको जाना होता था वहाँ पर ये उसको हंडा हंडा के लेके जाते थे। ठीक है, अब एक खास क्वेश्चन और बनता है जो पेपर में मुझे लगता है कि 100% हाईली पूछने के चांस है, जुड़वा राजधानी यानी कि ट्विन कैपिटल के ऊपर है। तो किसको इसके अंदर ट्विन कैपिटल बोला जाता है। हड़प्पा काल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 सिटीज ऐसी हैं जिनको ट्विन कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि दोनों हाईली डेवलप्ड थी। वो है हड़प्पा, हड़प्पा एक सिटी का ही नाम है या फिर एक साइट का नाम है, और दूसरी है मोहनजोदारो, ये भी एक साइट का नाम है। दोनों पास पास ही हैं, अभी मैप में भी दिखाऊंगा, सब करेंगे हम। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, ट्विन कैपिटल बोला जाता है। अब पेपर में ये भी पूछेगा कि किसने बोला इनको ट्विन कैपिटल भाई, तो आप बोलेंगे कि पिगोट नाम का व्यक्ति है, इसने इनको क्या बोला, ट्विन कैपिटल यानी कि जुड़वा राजधानी बोला था। ठीक है दोस्त, ओके। अब देखो कि ये लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको क्या बोला था कि पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल करते थे, कभी यूं बोल दिया आई लव यू, यूं बोल दिया तेरी ऐसी की तैसी, है ना, जो इनका दिल किया, है ना। तो डॉट का मतलब कि कुछ भी किसी को गाली देनी है ना, तो निकल यहाँ से, तो ये जो इनका दिल किया इन्होंने वो चीज़ बना ली, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स। फिर इसके अलावा मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, लैंग्वेज के बारे में बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड के बारे में बता दिया, रिलीजन के बारे में अभी मैं बताता हूँ। रिलीजन के लिए ये क्या करते थे, आप देखो इनका जो पूजा पाठ का तरीका है वो कुछ ऐसा होता था कि जैसे पीपल के पेड़ को ये लोग बहुत पवित्र माना करते थे, उसकी पूजा किया करते थे। और वहीं पे अगर आपको शायद ये लगता हो कि ये भगवानों की पूजा करते थे, उस टाइम पे कोई भगवान नहीं था इनका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, जो जो भगवान आप सोच सकते हो ये बाद में बने हैं, है ना। तो वो हम वैदिक में देखेंगे कि कहाँ से आ गए इतने सारे भगवान, पहले तो हुआ नहीं करते थे। अगर होते तो हमें ज़रूर उनके कोई ना कोई रेफरेंस, कोई ना कोई स्केचेस, हमें इतनी आदि मानव की गुफाएं हैं यार, इतनी चीज़ें हैं जहाँ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, पिक्टोग्राफ्स मिले हैं, तो कहीं तो मिलते हैं, लेकिन कहीं भी हमें उन भगवानों के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। वो सब बाद में आए हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे, है ना। वैदिक के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे हम ये पूजा किसकी कर रहे हैं, ये बेसिकली ये नेचर की ही पूजा के अंदर बिलीव किया करते थे। ठीक है, अब नेचर में भी ये क्या करते थे, जैसे आज की डेट में आप क्या बोलते हो कि भगवान को आप पूछते हो क्यों, क्योंकि उसने आपको पैदा किया, तो ये बोलते थे कि हमें जो है पैदा हम कहाँ से हो, योनि से हुए हैं। तो जो हमें नीचे मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारे ऐसे पिक्टोग्राफ्स वगैरह मिले हैं, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये मूर्ति के नीचे आपने देखा होगा कि जैसे प्लांट लगा देंगे मूर्ति के नीचे, मतलब योनि के नीचे प्लांट लगा देंगे, इसका मतलब है कि योनि से सब कुछ पैदा हो रहा है। या फिर योनि के नीचे एक ये छोटा बच्चा लगा दिया, यानी कि सब योनि से पैदा हो रहे हैं। तो ये जो पूजा कर रहे हैं ये योनि की ही पूजा कर रहे हैं भाई मेरे। दूसरी पूजा ये किसकी कर रहे हैं, फैलस वर्शिप। फैलस वर्शिप का मतलब है लिंग की पूजा, है ना। तो आदमी का ये जो लिंग है यहां से भी पैदा हो रहे हैं, तो जहां से पैदा हो रहे हैं दोनों ही चीज़ों की पूजा की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पूजा पीपल के पेड़ की तो करते ही थे, साथ में ये बुल जो है ना, बुल की पूजा भी किया करते थे। ये एक सील है बुल की, इसके बारे में, सील के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये ट्रेड के अंदर इस्तेमाल किया करते थे सील्स को, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे सील्स के बारे में, लेकिन कहने का मतलब है कि बुल को जो है ये सेक्रेड माना करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जो है फायर और हवन भी किया करते थे, यानी कि जो अग्नि वाली जो अग्नि वेदियाँ थी इनके पास और हवन कुंड थे, ये सब आपको ध्यान रखना है। हिंदी वालों के लिए ये देखिए मैंने हिंदी में पूरा बना रखा है, हिंदी वाले बच्चे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि हिंदी में नहीं है। आप एक बारी पॉज करके इसको पूरा रीड कर लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है। वो तो मैं सब बताते ही जा रहा हूँ, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, तो इधर बोलूँ उधर बोलूँ एक ही बात है। इसके अलावा एक पशुपति महादेव की सील मिली है, जिसको ये लोग आज की डेट में बहुत सारी जनता पशुपति महादेव बोल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो जब हम सील देखेंगे तो उसके अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है किसकी सील है वो हम वहीं पर बात करेंगे, है ना। यहाँ पे फिर इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो वो बिल्कुल महादेव जैसे दिखाई देंगे सील के अंदर, लेकिन होंगे नहीं महादेव, वो मैं प्रूव करूंगा आपको कि कैसे, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड रिलेशन इनके सुमेर और मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया के साथ थे, वो मैंने बता दिया। ये एक पूरा ऐसा है जिसके अंदर मैंने पूरा क्रक्स आपको बता दिया एक ही स्लाइड के अंदर, समझ रहे हो? पीछे जो इतना समझाया ना उसका पूरे का पूरा क्रक्स है ये। फिर इसके अलावा इंडस वैली के जो लोग हैं, अब करेंसी की बात करते हैं ना, तो करेंसी की बात ये है, ये देखिए मैंने करेंसी की बात अभी छोड़ दी थी। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हो सकता है इनकी कॉइन्स ये लोग यूज़ करते हो। तो गोल्ड और सिल्वर के तो करते ही थे, तो मैक्सिमम हो सकता है कि कॉपर के भी ये लोग कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ऐसा पर्सन दिखता है यहाँ पे जो इनको पूरा बांधे हुए था? एक सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिलती है, ऐसा हमें इस सिविलाइजेशन में अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कोई एक बंदा हो जो इनके ऊपर राज कर रहा हो, जैसे राजा की फॉर्म में, है ना। ये अपने आप ही सारा सिस्टम सुव्यवस्थित चल रहा था, ऐसा अभी तक लग रहा है। जब तक जितनी खुदाई हुई है अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई इसके ऊपर रूल कर रहा हो। रूलर का कोई एविडेंस अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ये लोगों के टाइम में आप देखिए कि इंडस वैली में अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मेटल का इस्तेमाल, तो हाईली यूज्ड कोई मेटल था, हाईली यूज्ड क्या था? ब्रॉन्ज हुआ करता था दोस्त, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज जो है हाईली यूज था। कांसे की जो है मूर्तियां भी बनाया करते थे जगह जगह पे। अगर आप दिल्ली के म्यूजियम में जाएं तो आप वहां पे आपको ब्रॉन्ज की बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो इसी काल की है, रियल वाली मैं बता रहा हूँ। तो ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। और इसके अलावा ये जो है आयरन के बारे में नहीं जानते थे, जिसके बारे में बाद में बोला जाता है कि जब आर्यंस आए तो आर्यंस को आयरन की नॉलेज थी, है ना। उनके पास आयरन वाले हथियार थे और इन बेचारों के पास कुछ था ही नहीं, ये कॉपर को ऊपर लेके ही खुश थे। तो उन्होंने आके आयरन के हथियारों से इनको पेला और मार डाला और बहुत सारी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब एक सभ्यता को नष्ट किया जाता है ना, तो आप ये समझिए कि आप 1-1.5 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया होता है, एक बहुत बढ़िया सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हो, और नई नई खोज की होती हैं। आज आप सोचो कि अगर आज सपोज कीजिए कि पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया जाए, सपोज करो कि न्यूक्लियर फेंक के सारी दुनिया को नष्ट कर दिया जाए, और मान लो कि खुदा न खास्ता वहाँ से मान लो कि कोई 10,000 लोग मान लो बच गए, तो आपको क्या लगता है वो 10,000 लोगों को वापस से ये सारी चीज़ें सही करने में और वापस से दुनिया को वैसा ही करने में जैसे कि दुनिया आज है, कितना समय लग जाएगा? आपको क्या लगता है 1-2 साल में कर लेंगे? 1000 साल में भी नहीं कर पाएंगे। वो डेवलपमेंट्स, वो मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सब चीज़ें नहीं ला पाएंगे दोबारा। तो यही चीज़ है कि कभी भी ये बहुत आसान है कि एक सभ्यता को नष्ट करना, लेकिन उसके लेवल पे पहुंचना मुश्किल है। समझ रहे हैं आप चीज़ें? पीछे ना जाके हम आगे जाएं तो कहीं बेहतर रहेगा। युद्ध कभी भी किसी भी चीज़ का परिणाम नहीं हो सकता है और कभी भी अच्छा भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा सेरेमनीज़ की बात करते हैं कि ये लोग क्या जलाया करते थे बॉडी को या फिर दफनाया करते थे, क्या किया करते थे बॉडी के साथ? तो जैसा मैंने पहले भी बताया, इजिप्टियन लोग थे, वो तो पेस्ट लगा के पट्टी बांध के मम्मी बना के ठोक दिया अंदर, है ना। लेकिन ये नहीं ऐसे करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये 3 तरह के बरियल करते थे। पहला था कंप्लीट, दूसरा फ्रैक्शनल, तीसरा पोस्ट क्रिमेशन। कंप्लीट बरियल का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी बॉडी को नीचे दफना दिया। अच्छा, हर जगह पे हमें कॉफिन्स देखने को नहीं मिले, आई थिंक सिर्फ हड़प्पा में देखने को मिले। हर साइट पे हमें ऐसा नहीं है कि कॉफिन्स देखने को मिले, ताबूत देखने को नहीं मिले। ये सीधा ही नीचे खड्डा खोद के दफना दिया करते थे, ठीक है। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी है कि आदमी के साथ उसका कुत्ता भी देखने को मिला है। तो ये अलग अलग चीज़ें मिली हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए कंप्लीट बरियल हो गया कि पूरे के पूरे आदमी को कंप्लीटली मरने के बाद दफना देना। फिर दूसरा है फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आदमी की बॉडी है, उसको बाहर छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, चील कौओं ने उसके मांस को नोच नोच के खा लिया, अब जो उसकी हड्डियां बची हैं उनको दफना दिया गया, ठीक है। तो वो हो गया फ्रैक्शनल बरियल। तीसरा हो गया पोस्ट क्रिमेशन बरियल। पोस्ट क्रिमेशन का जैसे आज की डेट में आप देखिए कि ऐसा नहीं करते ना हम कि सारे के सारे बॉडी को उठा के समंदर में फेंक दिया। हम क्या करते हैं आज की डेट में, कोई बंदा मरता है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, फिर उसके अंदर जो उसकी हड्डियां होती हैं और उसकी राख होती है उसको हम पानी में प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ऐसा हो सकता है कि ये लोग जला देते थे उस बॉडी को, उसके बाद जो बची उसकी हड्डियां या राख तो उसको फिर मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। तो इसको बोलते हैं पोस्ट क्रिमेशन बरियल। समझ गए? पूरी की पूरी चीज को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया किस तरीके से ये व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तराजू में तोल रहे हैं चीजें, कौन सी सील्स मिली हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, पूरा कल्चर मैंने आपको इंडस वैली का एक ब्रीफ आउट कर दिया है, ठीक है भाई। तो हिंदी वाले बालक यहाँ से देख लेंगे, ये पूरी की पूरी एक स्लाइड ही आपको कल्चर बता देगी जो कि मैंने पीछे देखा। तो क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ ये स्लाइड नहीं चलेगी, क्वेश्चन के हिसाब से जो पीछे मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो और देख लें क्या, इसी में बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ। चलिए ये सील वाला सिस्टम भी मैं बता देता हूँ ताकि ये वाला भी कंप्लीशन हो जाए। आइए अब इसके अंदर देखिए कि ये लोग सीटाडल और लार्ज ग्रेनरीज भी बनाया करते थे। सीटाडल का मतलब क्या होता है? दुर्ग, या फिर हम कहेंगे जिसको फोर्टिफिकेशन भी बोल देते हैं, कि जैसे एक किला बना लिया, कुछ ऐसे समझिए आप। यहाँ पे देखिए कि ये जो है इनके शहर ऐसे हुआ करते थे कि एक पार्ट शहर का ऊपर होगा,
ठीक है, ये आप देखिए ज़मीन से काफ़ी ऊपर है और ये पूरा किला बंद होगा और दूसरा पार्ट जो है वो नीचे होगा। यहाँ पे आम जनता रह रही होगी। हो सकता है, देखिए एग्जैक्ट तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि कोई रूलर इसमें चला रहा होगा, लेकिन क्योंकि किले देखने को मिल रहे हैं और कुछ जगहें तो ऐसी जहाँ फोर्ट देखने को भी नहीं मिले हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर, ओलिगार्ची सोसाइटी हो सकती है कि कुछ नोबल लोग मिलके इस पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रूलर ना हो सकता रूलर ना हो, लेकिन कुछ लोगों का समूह इस पूरे को हैंडल कर रहा हो, है ना। जैसे आप अपने गली में मान लो एक कमेटी बना लो, तो कमेटी पूरी की पूरी हैंडल करेगी, किसी एक आदमी को अथॉरिटी नहीं दी। ऐसा ही हो सकता है कि सिस्टम में भी कोई मान लो कि 50-100 आदमी इन्होंने बना दिए कि भैया यही हमारे नुमाइंदे हैं, आप पूरे के पूरे सिस्टम को चलाइए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग जो है मेन लोग वो यहाँ रहा करते थे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ इस पूरे के पूरे सिटाडेल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि फायर अल्टार्स हैं, यानी कि अंगीठियाँ हैं जो आग की, वो यहाँ देखने को मिलती हैं सिटाडेल के अंदर। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हैं, ग्रेनरीज जो अनाज भंडार है, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। या कोई सेरेमनी के लिए कोई ग्रेट बाथ वगैरह है वहाँ पे, जो कि हमें मोहनजोदारो में मिला है, वो भी हमें सिटाडेल के अंदर देखने को ही मिलता है। अच्छा, एक और भी चीज़ हो सकती है कि ये सिटाडेल का एक कारण ये तो है ही है, ये किस लिए, क्यों इसके अंदर ग्रेनरीज वगैरह सब चीज़ें यहाँ रखी जा रही हैं। इसका कारण है कि कभी बाढ़ वगैरह आ जाए या कुछ आ जाए तो एक हाइट पे है सब कुछ, तो सारा अनाज वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो सारा यहाँ रखा हुआ है ना। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भंडार में जमा भी कराते हों, जैसा भी है। अब वो कैसा होगा ये तो अब एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन एक और चीज़ होती होगी, मान लीजिए कि कभी विपदा आ गई या कुछ भी आ गई, तो हो सकता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग इधर भी शिफ्ट हो जाते हो ताकि उस बाढ़ से या उन चीज़ों से अपना बचाव कर सकें, ठीक है। और ये नीचे वाली हो गई लोअर सिटी, जहाँ पे रेगुलर में लोग जो है आम जनता रह रही थी। तो वही मैंने बताया, अन्न भंडार का बता दिया। अच्छा, ये दिखता कैसे था, ये अगर ऊपर से देखेंगे तो एक सेक्शन हो गया, ये हो गया सिटाडेल, यानी कि ऐसे करके ऐसे, है ना। अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा। यहाँ पे फायर अल्टार्स वगैरह, ग्रेनरीज वगैरह सब देखने को मिलती है। इसके अलावा इसको जोड़ दिया जाता था ऐसे एक रोड के साथ, जो मैंने अभी फोटो में भी दिखाया आपको, रोड के साथ जोड़ा, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये देखने को मिला, ये होती है लोअर सिटी। अब जैसे मोहनजोदारो जैसी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए आप, हर घर जो है ना एक ग्रिड बन रखा है। ये देखो, ध्यान से देखो आप, ग्रिड के सिस्टम में पूरे के पूरे घर हैं ऊपर से जब हम देख रहे हैं, और हर घर में आपको ये ब्लू कलर का एक गोला दिख रहा होगा। ये ब्लू कलर के गोले क्या है, ये वेल है, यानी कि कुएं हैं। तो यहीं से हमें पता लगता है कि मोहनजोदारो की जो सिटी रही होगी वो बहुत ज़्यादा रिच रही होगी, और बहुत ज़्यादा लोग जो है हाई स्टैंडर्ड के यहाँ पे रहे होंगे, आधुनिक लोग रहे होंगे, जैसे कि आज की डेट में आप भारत के अंदर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये बता दिया आपको। इसके अलावा ग्रेट बाथ का मैंने वही बताया कि विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदारो में मिला है। डिटेल में तो अभी पढ़ेंगे, ये तो अभी ब्रीफ आउट ही चल रहा है। फिर फायर अल्टार्स वगैरह जो है, जो सेरेमनीज के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये भी हमें सिटाडेल में देखने को मिलते हैं। फिर जो हड़प्पन सील्स हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ कि ये दोनों जो है इन सिटाडेल, ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें दुर्ग में देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब है अगला सील्स के बारे में। सील इनकी बनी किस चीज़ की होती थी, तो मैक्सिमम सील्स जो स्टेटाइट की बनी होती थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी बनी होती थी, स्टेटाइट की मोहरें बनी होती थी। और जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं फॉर मासिस, ये लोग बना के रखते थे, वो भवन बना के रखते थे, वो लोअर सिटी के अंदर बना के रखते थे, वो सब तो बता ही दिया है। इसके अलावा सील्स के बारे में अब आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इनकी जो कॉमन सील है, बहुत ज़्यादा जो सील मिली है वो ये वाली मिली है। ऐसा हो सकता है इस सील को देख के कि भैया जब यही टाइप की सील बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो लोगों के मन में शुरू में भ्रम था कि एक कम्युनिटी के लोग होते होंगे कि जो अपनी एक सील रखते होंगे और अपने सब लोगों को एक एक सील देते होंगे। तो हो सकता है कि ये फिर कोई डोमिनेटिंग कम्युनिटी हो कि उनके पास ही यही सील देखने को मिलती थी, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो, या तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब उसके बारे में इनोवेशन हुई और ये भी पता लगा कि मेसोपोटामिया जैसे लोग, सुमेर जैसे लोग भी सील्स रख रहे हैं, तो वहाँ से एक अंदाज़ा लगना लोगों को शुरू हुआ कि ज़रूर ये सील्स का मतलब है कि व्यापार से है, कि वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं व्यापार करने, यहाँ के वहाँ जा रहे हैं, तो व्यापार से कुछ लेना देना है। अब वो कैसे लेना देना वो अभी समझाऊंगा आपको। अब कॉमन जो सील मिली है वो यूनिकॉर्न की सील मिली है, जिसके ऊपर हम्पलेस बुल है, जिसका कि कुबड़ नहीं है बुल का, कुबड़ से बिना जो बुल है ना, सांड है, वो आप देख सकते हैं, या बैल देख सकते हैं इसको, है ना। तो वो कुछ इस तरह का है। अब इस सील के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इसके अंदर होता था एनिमल, ये ठीक है, ये एनिमल, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, मोटिफ भी बोल सकते हैं, मोटिफ,
ठीक है। और ये जो है, ये देखिए कुछ सील्स में तो इसके आगे ये चारागाह मिलता था। जैसे मान लो कि बकरी के आगे आपने घास चरने के लिए एक कंटेनर सा रख दिया, ऐसे ही एक चारागाह मिल गया यहाँ पे। फिर कुछ सील्स ऐसी होती थी जिनके ऊपर जो है कुछ लिखा होता था, जैसे ये लिखा हुआ है ना। या फिर कुछ सील्स ऐसी होती थी जिनके ऊपर लिखा ना होके कोई निशान होगा। अब ये जितने भी हैं, ये अगर एक लैंग्वेज भी है तो आज तक कोई भी इनको डेसिफर नहीं कर पाया है, यानी कि ये नहीं पता लगा पाया कि ये कौन सी लैंग्वेज है और इसका मतलब क्या है। ये नहीं हमें पता लग रहा है क्योंकि इतने साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं है कि हम उससे इनकी पूरी लिपि का पता लगा लें। ठीक है भाई, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। या तो यहाँ पे टेक्स्ट होगा या फिर कोई सिंबल्स होंगे। तो इस तरीके से एक सील बनती है। अब सील का मतलब क्या है वो समझना। आप समझो कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ये काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं। अब जब दूर दूर रह रहे हैं तो एक दिन ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये ए वाला व्यक्ति अपनी सील बी को दे देता है और बी वाला व्यक्ति अपनी सील ए को दे देता है। आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी सील। सील का मतलब आपको स्टैंप समझना है भाई। आज आप देखो कि आप एप्पल का फ़ोन लेने जाते हो, जब नौकरी लग जाओगे, अच्छे खासे अमीर हो जाओगे, है ना, फिर एक फ़ोन लेके आओगे तुम। सबसे पहले इंसान यही करता है, थोड़ी लग्जरी में जाऊंगा मैं, है ना, गाड़ी फ़ोन लेके आऊँ, बंगला बाद में बनाऊंगा, तो उससे इम्प्रेस करेगा छोरियों में, है। तो एनीवेज, अब वो जो फ़ोन जब आप लेने जाएंगे तो उसके ऊपर एक लगा होता है पूरा का पूरा सील्ड पैक स्टिकर। अगर वो नहीं होता तो आप नहीं लेते। आप बोलते हैं कि भैया ये तो खुला हुआ है, मैं क्यों लूँगा, मेरे सामने इस सील को ओपन कीजिए। तो ये वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि दोनों ने अपनी सील्स को किया एक्सचेंज। अब मान लो कि कोई दूर दूर है, अब एक कुरियर वाला रख लिया, जैसे अमेजन वाला रख लिया, सी नंबर। अब ये सी का क्या काम है, वो ए से सामान उठाएगा और बी को दे देगा, बी का सामान उठाएगा ए को दे देगा। ऐसे इनका सिस्टम आदान प्रदान का चलता रहता है ना। अब देखो होगा क्या कि ए जो है ये पूरे का पूरा सामान जो है इसको बंडल बांधेगा और इसके ऊपर जो सील लगाएगा, इसके ए के पास किसकी सील है, बी की सील है ना, बी ने इसको दी थी अपनी, तो बी की सील ठप करके लगा देगा। जब ठप करके लगाएगा, गीली मिट्टी के ऊपर लगाते थे ये, तो आप देखिए कि ये वाली सील को जब गीली मिट्टी के ऊपर, ये रही वो सील है ना, ये वाली सील ये रही, इस सील के ऊपर जब आप गीली मिट्टी के ऊपर टक करेंगे तो कुछ इस तरह की छप जाएगी, है ना। तो ऐसे ही इस पोटली के ऊपर पूरी की पूरी वो गीली मिट्टी को सुखा के पूरा ऐसे, है ना, सील लगा के और सुखा के फिर भेजते होंगे। तो जब ये पूरी की पूरी यहाँ बी के पास पहुंचेगी तो बी देखेगा कि अच्छा मेरी सील इस पे लगी हुई है, यानी कि ये मेरा ही सामान है। पहला तो ये। दूसरा, इसको ये लगेगा कि टैंपरिंग तो नहीं हो रखी, कहीं से कुछ खुला तो नहीं है कि पता लगे ये अमेजन वाले ने बीच में से निकाल लिया और सोना था, सोना निकाल के ईंट भर के दे दिया, है ना, ऐसा तो नहीं हो सका। तो वो चेक हो जाएगा। तो इनको क्या होगा, एश्योरिटी होगी। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि सील्स का काम करते हो। ठीक है भाई, तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम सील का। अच्छा, सील भी अलग अलग तरीके की है। कुछ सील ऐसे हो सकते हैं यूं ठक करके आपने लगा दी कहीं पे, है ना, या आपने यूं करके लगाई और ये छप गई, है ना, जैसे कि ये सील हो गई, ये सील हो गई, ये ठक करने वाली सील्स हो गई। लेकिन कुछ सील ऐसे हो सकती है यूं राउंडेड सिलेंडर जैसी होंगी, जैसे ये है, ये एक सिलेंडर है ना। अब मान लो कि इसके चारों तरफ सब जगह पे कुछ ना कुछ है। अब मैं इसको कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ रखूंगा इस सील को और यूं कर दूंगा तो यहाँ पे यूं करके ऊपर तक ये सील छप जाएगी। समझ गए इस चीज को। तो ऐसे हो गई सिलेंड्रिकल सील, कुछ ठक करने वाली होगी, कुछ यूं सिलेंड्रिकल वाली होगी। समझ गए इस चीज को। आई होप कि आपको ये सील का कंसेप्ट भी यहाँ पे पूरा समझ आ गया होगा। और ये सिटाडेल और लोअर सिटी का भी मैंने बता ही दिया आप लोग को। और ये व्यापार कैसे किया करते थे, ये सारा समुद्री जहाज वगैरह से, और मेसोपोटामिया और अपना सुमेर से क्या चलता था, ये भी क्लियर बता ही दिया। ठीक है भाई, चलिए फिर ऐसा करते हैं। अभी मुझे लगता है कि आज का सेशन काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं और अभी तो ये शुरुआत है जिसमें मैंने ब्रीफ आउट्स दे के वो चीज़ें बता दी हैं जिससे आपका एक बेस डेवलप हो जाए। आपको ये पता लग जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है कैसी थी, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका ट्रेड कैसा था, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, कौन से भगवान की पूजा किया करते थे, रिलीजन कौन सा था, सब चीज़ें, करेंसी कैसी थी, हर चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब अगले सेशन में हम एक एक साइट की एनालिसिस करेंगे कि पेपर में कैसी चीज़ें पूछ सकता है, क्योंकि इस साइट को, अब ये तो हमने देखा कि साइट्स थी, लेकिन अब इन साइट्स को क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बना तो यहाँ के लोगों ने खोजा, जब खोजा तो वहाँ से क्या क्या निकला, ये सवाल बनेंगे। किसने उसको खोजा, उसमें से कब उसकी खुदाई हुई, और खुदाई हुई तो क्या क्या उसमें से निकला, ये डायरेक्ट सवाल पेपर में आते हैं। वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तो मैंने पूरे का पूरा कल्चर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये दमदार लगने सेशन, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहा हूँ, अपना बहुत ज़्यादा मेहनत दे रहा हूँ, और जो 1 घंटे का सेशन है उसमें आपको 2 घंटे का भी नहीं, 4 घंटे का आउटपुट मिल रहा है, आप सोचेंगे कैसे। वो टीचर जो व्हाइट बोर्ड पे एक एक पॉइंट को लिखेगा,
उतनी देर में तो भाई मैं समझा के निकल जाता हूँ, उसकी 4 क्लास के बराबर एक क्लास है ये। तो इसलिए आपको समझना है कि इससे आपका टाइम बच रहा है। वैसे ही टाइम कम है भाई बच्चे के पास, कहाँ है आपके पास इतना टाइम? कब आप मैथ्स पढ़ोगे, कब इंग्लिश पढ़ोगे, कब रीजनिंग पढ़ोगे? अगर आप सारे के सारे नोट्स ही खुद अपने हाथ से बनाते रहोगे और ऊपर से आप वो टीचर भी बैठ के यहाँ पे नोट्स बना रहा है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे, कैसा यार, दिस इज टॉर्चरस थिंग। समझो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। और सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये कर रहे हैं कि आपको किताब प्रोवाइड करने वाले हैं जिसके अंदर ऑलरेडी रेडी एंड मेड नोट्स है, ताकि आपको डिपेंड होना ही ना पड़े किसी व्यक्ति पे। वो एक बार ले लिए तो लंबे समय तक हर एग्जाम में वो काम आएंगे। तो ये खास बात है, कुछ कुछ चीज़ें जिनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो जीएस का सोल्यूशन है वो वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है अब। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, ये जैसे भी ये जितने भी सेशंस आप पढ़ते हैं, इनको पढ़ने के बाद हमने आपको मॉक्स दे रखे हैं, आप जाके मॉक्स लगाइए। हमने आपको एमसीक्यू शीट्स दे रखी हैं, आप एमसीक्यूज लगाइए। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी भी किताब पे भी आपको डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए? तो इस तरीके से आप इनको कीजिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको जेन्युइन लग रहा है, हमारा कंटेंट दमदार लग रहा है कि हाँ हम कुछ बड़ा आपके लिए कर रहे हैं और डेफिनेटली एक सोल्यूशन हमने क्रिएट करके दिखाया है यहाँ पे सबसे हट के और एक यूनिक तरीके से, कहानियों के तरीके से, एक अच्छी इमेजिनेशन के साथ, अच्छी पिक्चर्स के साथ मैंने आपको बताया, मैप्स के सहारे से मैंने कितना कुछ बताया आप लोगों को। आपको लग रहा है कि वो नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, आपने सही कोर्स में ज्वाइन किया है, तो एक काम बस बार बार बोल रहा हूं कि करना, यहाँ एप्लीकेशन में जाके 5 तारा की रेटिंग मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए है। क्या चाहिए? 5 तारा की, 5 स्टार की रेटिंग इस एप्लीकेशन पे चाहिए है। और 10 लोगों को आप लोग बताएंगे, ठीक है? 10 लोगों को आप लोग बताएंगे हमारे बारे में, ताकि हर व्यक्ति को पता लगे। प्रमोशन का पार्ट आप संभालिए, मेहनत का पार्ट हम संभालते हैं। मिल के आइए, सिलेक्शन करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।